चलिए वापस से मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ ताकि वीडियो देखने में आसानी हो। रेसिडुअल एंट्रोपी का मतलब है कि जो बचा खुचा एंट्रोपी है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम उस चीज को देखते हैं। ठीक है, बचा खुचा एंट्रोपी कहने का मतलब क्या है? तो दो टाइप्स ऑफ एंट्रोपीज को हम डिस्कस करते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। एक स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कहने का मतलब है कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एंट्रोपी जो हम कैलकुलेट करते हैं पेन और पेपर के ऊपर। ठीक है, उसको हम स्टैटिस्टिकल कहते हैं। दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी। अभी थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी क्या कह ले या थर्मल एंट्रोपी क्या कह लेते हैं, जो हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है वो उसको हम कहते हैं थर्मल एंट्रोपी। मतलब हीट चेंज के वजह से जो हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है या जो एंट्रोपी चेंज होता है हम उस चीज को देखते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हो कि स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेटेड एंट्रोपी है और जो थर्मल एंट्रोपी है वो आपका एक्सपेरिमेंटल एंट्रोपी है। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो दो टाइप्स के हम देख लेते हैं। एंट्रोपी ये दो टाइप का, एक होगा स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी और दूसरा हो जाएगा आपका थर्मल एंट्रोपी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कैसा है? तो ये होता है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी और ये आपका एक्सपेरिमेंटल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी। टल एक्सपेरिमेंटल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो दो टाइप के एंट्रोपी है जिसमें से हमने एक थर्ड लॉ में देखा और एक स्टैटिस्टिकल है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी को निकालने के लिए। ठीक, अब सबसे पहली बात कि रेसिडुअल एंट्रोपी होता क्या है? तो द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी या द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी at temperature T इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 है और वहां पे जो एंट्रोपी की हम बात कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल की, तो उस जगह पे हमारा रेसिडुअल एंट्रोपी का डेफिनेशन बनता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी एट T इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड रेसिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डेफिनेशन बन गया। it is denoted by it is denoted by सॉरी डिनोटेड इसको मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ। ठीक है, और it is calculated by the formula S is equals to K ln W, where S is equals to statistical 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 entropy और W है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल arrangement of atoms of at arrangement sorry of atoms ions या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि सभी एटम्स का ओरिएंटेशन क्या होगा वो चीज को बताया जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन हम देखेंगे आगे, ओरिएंटेशन कैसे लिखते हैं।
उसके बाद K यहाँ पे है, K इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट is equals to 1.3807 into 10 to the power minus 23, 10 to the power minus 23, ठीक है। ये हो जाएगा जूल पर केल्विन के लिए ऊपर में आ जाएगा -1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू KLNW। S आपका स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी हो गया, मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इंट्रोपी हो गया। W आपका नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस, चाहे मॉलिक्यूल्स हम कह लेते हैं, कोई भी सॉलिड हो सकता है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल बना सकता है। देन K आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ एंट्रोपी, इस जगह पे जो हमारा अमाउंट आता है उसको हम मैच करते हैं इस थर्मल एंट्रोपी के साथ, और तब हम देखते हैं कि दोनों में कितना फर्क है, ठीक है। दोनों में जो फर्क होता है उसी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे क्या आता है, द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, ये जो वैल्यू हमको मिलता है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वैल्यू, जो इसको स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कहा गया है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं, ठीक है। ये एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होता। क्लियर है सबको यहाँ पे? कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो some of the crystals which do not show zero entropy at 0 Kelvin are CO, NO, H2, crystals, CR, एक सेकेंड, crystals and crystalline ice, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं जो जीरो एंट्रोपी को शो नहीं करते। अभी देखो क्या माना जाता है कि जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जो हम यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ देख रहे हैं, ये जो S का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको बतलाता है कि 0 डिग्री पे एंट्रोपी एक्चुअल में 0 होना चाहिए। लेकिन हर एक बॉडी में या हर एक क्रिस्टल में अपना कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसका एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो पोजीशन है वो बिगड़े हुए ही होते हैं, ठीक है। चाहे वो बहुत हल्का हो या हल्का या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे एंट्रोपी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम ये नहीं कह सकते कि एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टल का 0 हो। कंचन ने कहा है एल, क्या है एल नहीं है कंचन, वो है एलएन, ठीक है। लॉग जो लिखते हैं ना एलएन, हम लोग मैथ्स में जो यूज करते हैं लॉग, वही है वो KLNW, ठीक है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एलएन का वैल्यू नहीं लिखा है, यहाँ पे एलएन मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ये समझ में आया? तो एग्जाम में जब आप थर्ड लॉ पूछा जाएगा आपको, तो थर्ड लॉ के साथ आपको ये रेसिडुअल एंट्रोपी भी इंक्लूड करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो दोनों को आपको एक साथ ही लिखना होगा। अब देखिए इस जगह पे W का जिक्र है। W क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है, ठीक है। अभी पॉसिबल अरेंजमेंट हम कैसे देखते हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है CO NO,
ठीक है। तो इस जगह पे इसी को हम अरेंज करके देखेंगे। मान लीजिए CO है हमारे पास, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं OC, ठीक है, COOC। तो ये दो टाइप के पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ W, ठीक है, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उसके एटम्स को इस तरीके से अरेंज करके देखते हैं कि कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट सिमिलर नहीं होना चाहिए, बस ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। वे कल आपका डाउट क्लास रहेगा, ठीक। चैप्टर आप रिवाइज सर करेंगे। आप, आप तो बहुत आवाज आ रहा है। इस इस चैप्टर से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप में होगा ना, जो आता होगा एग्जाम में? हाँ बिल्कुल है, किरचॉफ्स लॉ आपका इम्पोर्टेंट है इससे। उसके बाद आपका सिस्टम वगैरह जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है जो पूछता है। किरचॉफ्स लॉ तो ऐसे ऐसा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या टेस्ट वेस्ट है क्या कॉलेज में? नहीं, टेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब कोई टॉपिक होगा ना जिस पर ज्यादा फोकस करना है और थोड़ा उस हाँ टाइप का। बिल्कुल, हम VBI तक को कराते ही है ना। तो उसमें इसमें किरचॉफ्स लॉ को आप हाँ इम्पोर्टेंट सर। मान लीजिए, किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हेस लॉ मैंने आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया है, ठीक है, हेस लॉ इम्पोर्टेंट है। और रेजोनेंस का मैंने आपको एनर्जी डायग्राम पढ़ाया है सेमेस्टर 1 में। तो रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस के क्या पॉइंट्स हैं वो, और साथ में रेजोनेंस के एनर्जी डायग्राम, ये इस सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। तो सिलेबस आपके पास है सर? सिलेबस यहाँ पे हाँ होना चाहिए मेरे पास, हाँ होगा मेरे पास, मैं लाया हूँ सिलेबस। एक्चुअली मैं हजारीबाग में हूँ नहीं अभी, क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ फिलहाल सिलेबस ही है। एक मिनट, हाँ है। सर हम लोग को सिलेबस देख रहा था, मतलब चाहिए था। सिलेबस नहीं है क्या? नहीं है हम लोग पास, यहाँ पर अभी घर में कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, हम डाल देंगे, ठीक है। किसका थैंक यू किसका सर। सिलेबस चाहिए, बॉटनी जूलॉजी वगैरह भी चाहिए क्या? नहीं सर, सिर्फ यही है, उसका तो आ गया नेट पर, मतलब कॉलेज भेज दिया है, केमिस्ट्री का नहीं भेजा। तो केमिस्ट्री भी तो नेट पे रहता ही है, कुछ एडिट कुछ चेंज किया है क्या सिलेबस?